नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी कहते थे कि नरेंद्र मोदी इस देश के लिए डिजास्टर है। आज यह साबित होने लगा है। राहुल गांधी कहते थे कि नरेंद्र मोदी युवाओं के भविष्य से खेल रहे हैं। आज यह दिखने लगा है। राहुल गांधी कहते थे कि नरेंद्र मोदी इस देश के सौदागर हैं। आज समझ में आ रहा है। आज दिख रहा है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी इस देश की बर्बादी की, इस देश के युवाओं की बर्बादी की और इस देश के लिए आपदा की, हादसों की पूरी भूमि तैयार कर रहे हैं। जी हां, कबो वे शायद भगवान भी उनसे खुश नहीं। और यही वजह है नरेंद्र मोदी ने जिस दिन शपथ ली, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद, जलपाईगुड़ी में कंचनजंगा एक्सप्रेस में हादसा हुआ। दर्जनों लोग मर गए, सैकड़ों लोग घायल हो गए और भी बहुत कुछ। और जो नुकसान हुआ वो अलग। इसके बाद 3 आतंकी हमले हो गए। हमारे देश के 9 जवान हमने खो दिए। दर्जनों सैनिक हमारे घायल हो गए और तमाम नागरिक मर गए। नरेंद्र मोदी को कोई फिक्र नहीं। इसके बाद आज लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक बस का हादसा होता है, डबल डेकर बस का, और उसमें 1.5 दर्जन लोग मर जाते हैं स्पॉट पे। कई मरणासन्न स्थिति में है। तो आप समझिए यह स्थिति है। इसके अलावा तमाम पेपर लीक होते हैं, बच्चों का भविष्य खतरे में, तमाम और चीजें होती हैं। और नरेंद्र मोदी जिस कमेटी के खुद चेयरमैन है, उस कमेटी का एक टेस्ट का वो होता है नौकरियों के लिए, ARO के का जो एग्जाम होता है, और उसका ठेका उस कंपनी को दिया जाता है जो ब्लैक लिस्टेड है, गुजरात की कंपनी। वो सरेआम नकल कराती है, सरेआम नकल कराती है गुजरात की वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी। नरेंद्र मोदी की कृपा है। यानी भविष्य भी बर्बाद करेंगे, हादसों में भी झोंकेंगे और न जाने क्या क्या। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी के तीसरी बार सत्ता संभालते हमने देखा। बाबाओं की जो एक माया जाल चल रहा है, उस माया जाल में हाथरस में 125 लोग मर जाते हैं, सैकड़ों लोग घायल होते हैं, और उसके बाद में SIT बना के 3-4 दिन के अंदर उस बाबा को क्लीन चिट दे दी जाती है। यह SIT इसलिए नहीं बनती है कि न्याय देना है, इसलिए बनती है कि क्लीन चिट देना है। दे दी गई। तमाम एयरपोर्ट्स पे उनकी छतें गिर गई, कई लोग मर गए, कई घायल हुए, लेकिन क्लीन चिट का खेल चल रहा है। इसके बाद में तमाम एक्सप्रेसवे, तमाम और सड़कें, तमाम पुल, तमाम सब कुछ धंस गया, लेकिन सब क्लीन है। रामपथ टूट गया, राम के नाम पर बना मंदिर, उसकी छत टपकने लगी। ठेका किसके पास था? उन्हीं मोदी के गुजराती भाइयों के पास यह हुआ। और पैसा किसका था? हमारा, आपका। यह सब हो रहा हो तो आप कहेंगे अरे, तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी विदेश घूम रहे हैं,
खरीदे हुए सम्मान ले रहे हैं, उसके बदले में क्या क्या दे रहे हैं वह देख लीजिए, क्या क्या समझौते करके आए। किसको ठेके पट्टे मिलेंगे यह भी तय हो गया। तो उस देश में जब यह करते हैं और वहां से सीख के क्या आते हैं कि कैसे लोगों को पक्की नौकरी नहीं देनी, उन्हें आउटसोर्स पे रखो, उन्हें ठेके पे रखो, जिससे वो डर में जिए, और डर में जिएंगे तो हम सत्ता चलाएंगे। यही तो पुतिन का मंत्र है, वही सीखते। तो चलिए आज बात करते हैं इसका असर भारत में क्या है। आप यदि यह सपना देख रहे हैं कि आपका बच्चा या आप बहुत अच्छे मेधावी हैं, पढ़ लिख करके बड़े काबिल बन जाएंगे, कहीं सरकारी नौकरी मिल जाएगी, भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो भूल जाइए, ऐसा होने नहीं जा रहा है। अब भारत सरकार उसकी तैयारी कर रही है कि आपको कोई पक्की नौकरी न दी जाए। भारत सरकार यह कर रही है कि जितने पीएसयूज हैं, जितने भारत से केंद्र सरकार की तमाम सारी कंपनियां हैं, उनको कैसे बेचा जाए, और उनके बेचने के लिए कंपनियां तभी प्राइवेट खरीदेंगी जब उन्हें कर्मचारियों की लायबिलिटी नहीं मिलेगी। तो उस लायबिलिटी से कैसे मुक्ति दिलाई जाए और कंपनी को प्रॉफिट में लाया जाए, उसके लिए अब कर्मचारी भर्ती नहीं करने, उन्हें आउटसोर्स करना है, उन्हें अग्निवीर के टाइप में रखना है, ठेके पे रखना है। ठेके पे सेना हो गई और ठेके पे ऐसे ही सारी चीजें कर। हमने देखा है कि जब से नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने आईएएस जैसी जो भारत की सर्वोच्च सेवा मानी जाती है, उस सेवा में लिटरल एंट्री शुरू कर दी। जो डायरेक्टर्स के पोस्ट होते थे, डिप्टी सेक्रेटरी के पोस्ट होते थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट होते थे, एडिशनल सेक्रेटरी के पोस्ट होते थे, उन पर लिटरल एंट्री करके बाहर से लोगों को भर लिया गया। अब बाहर से कहने का मतलब संघी भर लिए गए, और उनको तमाम विभागों में तमाम जगह की जिम्मेदारी देके जो कराना चाहते हैं वो करा रहे। तमाम संस्थानों में संघियों को सीधे भर्ती कर लिया गया। के नाम पे जो हो रहा है वो देखिए। तो यह सब खेल जब चल रहे हो तो आप तमाशा देखेंगे, आप सोचेंगे बच्चा हमारा पढ़ रहा है, बहुत अच्छा है, जॉब मिल जाएगी, तो भूल जाइए, क्योंकि 2019 में जो सरकार ने रिपोर्ट पेश की थी उसके मुताबिक भारत में 348 पीएसयूज थे, इंटरप्राइजेस थे भारत सरकार के। और नरेंद्र मोदी जी जब अब तीसरी बार शपथ ले रहे हैं तो जो बचे हैं वो 200 से भी कम बचे हैं, और उन्हें अब घटा करके 3 दर्जन पे लाना है, यानी 28-29 के करीब करीब लेकर के आना है। तो 28-29 पीएसयू रहे, बाकी सब बिक जाए। आपने देखा है इंडियन एयरलाइंस जो है, एयर इंडिया और ये सब होते थे, नेहरू जी ने बड़ी मुश्किलों से उसको टाटा से ले करके भारत सरकार की बनाई थी और वो किया था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने तमाम बैंकों का जो साहूकारों से मुक्त करा करके ला करके भारत का उसका राष्ट्रीयकरण किया था, उसे किया। नेहरू जी ने तमाम इंश्योरेंस कंपनियों को लेकर के उसका राष्ट्रीयकरण किया था, उन्हें इस देश की जनता को सौंपा था। नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, उन्हें उन निजी हाथों में सौंप रहे हैं। एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस दोनों सौंप चुके हैं। अब भारत का उड्डयन मंत्रालय बगैर किसी विमान सेवा के पूरे दुनिया में इकलौता ऐसा है जिसके पास कोई एक विमान नहीं। तो ये सब। दूसरा, निजी सेक्टर को कैसे बढ़ावा देना है, उनके लिए हम सर्विस प्रोवाइडर बन के रहे। और सर्विस प्रोवाइडर में भी आप देखिए, जो
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में होता था कि सारे सरकारी कर्मचारी होते थे, अब वो नहीं। अब उसमें अपर लेवल पे तो कुछ है, जो बचे हैं आगे देखिए उस पे भी क्या हो। नीचे सारे आउटसोर्स कर दिए गए हैं, चाहे किसी भी सर्विस के हो, चाहे सफाई के हो, चाहे दूसरी चीजों के हो, सब आउटसोर्स। तो नौकरी का सपना छोड़ दी, निजी नौकर बनिएगा किसी सेठ के, कंपनी भी नहीं कह रहा हूं, सेठ के, क्योंकि कंपनी तो कहने के लिए होगी, वो सेठ के हिसाब से चलेगी, उसके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई। भारत सरकार की तमाम कंपनियां जो बेची जा रही हैं, उन्हें कौड़ियों के भाव नहीं, कबाड़ के भाव बेचा जा रहा है। उदाहरण देता हूं, कोई कंपनी, जैसे मैं इंश्योरेंस कंपनी की बात करूं, LIC की, LIC का 36 लाख करोड़ रुपए का एसेट होता था। आज स्थिति है, भारत सरकार ने जो उसको मार्केट में ला करके स्थिति करी है, उसमें उसका एसेट 5 लाख करोड़ का भी नहीं है। तो आप समझिए 36 लाख करोड़ का था, 5 लाख का भी नहीं है। उसने अडानी को और दूसरों को सबको पैसे दिए और सबके उसमें वो किए। यह इसी तरह SBI ने और तमाम सारी बैंकों के राइट ऑफ कर दिए गए, तमाम सारे बुक को साफ कर दिया गया, और हालत ये हो गई 1 दर्जन बैंक मर्ज करके सिर्फ 5 बैंक बच गए। अब जो बचे हैं उन्हें कैसे खत्म करना है, इस पर काम चल रहा है। उधर बैंकों में जो भर्तियां होंगी, अभी 6000 भर्तियां निकली यूको बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। वो कोई भर्तियां ऐसे नहीं निकली, ऑनलाइन भर्ती होगी और उसके बाद में आप नौकरी करिएगा, अप्रेंटिसशिप पे नौकरी मिलेगी और आप ठेके पे रहें। अब आपको परमानेंट नौकरी नहीं मिलेगी तो भूल जाइए। इसी तरह रेलवे में आप देख लीजिए, रेलवे 1853 में शुरू हुआ था, आज रेलवे में 3 लाख से अधिक पद खाली है, लेकिन उन्हें भरा नहीं जा रहा। एक उदाहरण दे देता हूं, 2019 में ग्रुप डी में भर्ती के लिए निकला एडवर्टीजमेंट, उसकी परीक्षा हुई 2022 में, 23 फरवरी 2022, और एक ही परीक्षा होनी थी जो पहला एडवर्टीजमेंट निकला था, आवेदन मांगा गया, और उसके बाद में वो परीक्षा देते एक और आया कि अब एक और परीक्षा पास करनी होगी। वो कब होगी अब पता नहीं, यानी आपका भविष्य तो खत्म है। तो एक भर्ती के लिए जिसमें ग्रुप डी में आपने आवेदन किया, 3 साल बाद एक परीक्षा हुई, 3 साल बाद में फिर एक परीक्षा होगी, अब वो पता नहीं कब होगी, और फिर आपको कितनी नौकरी, 3 साल बाद में नौकरियां खत्म हो जाती हैं, पद खाली रहता है। उससे हमारे देश में करीब करीब 1 करोड़ के आसपास नौकरियां खत्म हो चुकी। कोविड के दौरान 1.25 करोड़ से अधिक, 1.5 करोड़ कहिए राउंड फिगर में, 1.5 करोड़ नौकरियां पूरी तरीके से खत्म हो। GST नोटबंदी ने इस देश में बर्बादी का काम किया, उसके कारण नौकरियां खत्म हुई। ये नहीं है कि स्वाभाविक रूप से हो रहा हो, नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के कारण आपके रोजगार छिन रहे। और इसके बाद जब आप भर्तियों का बारी आती है तो कहा जाता है नहीं, अब परमानेंट भर्ती नहीं करनी। जैसे 3.5 लाख के करीब सेना में पद खाली, लेकिन भर्ती किससे किए जाएंगे? अग्निवीर से। और अग्निवीर से भर्ती करके आपकी स्थिति होगी, अब तक 1 साल के भीतर जब से अग्निवीर लागू हुआ है, आप ये सोचिए 20 अग्निवीर मर चुके हैं, 20 अग्निवीर, कई ने आत्महत्याएं की। तो इस दशा में आके युवाओं का कि 4 साल की नौकरी, उनके भविष्य की स्थिति खराब, जिनकी अपनी ये लग रहा था कि शादी हो जाएगी, वो हो जाएगी, शादियां टूट गई। अरे अग्निवीर है, ये सैनिक नहीं है। और शहीद भी आप शहीद नहीं कहलाते, आप तो अग्निवीर कहलाते, शहीद तो परमानेंट वाला कहलाता। तो वह भी स्थिति। इसके अलावा
इसी तरीके से तमाम विभागों में अब अग्निवीर स्टाइल में ही होगा या आउटसोर्स से होगा, यानी वो भी नहीं, हम अपने यहां भी नहीं रखेंगे कॉन्ट्रैक्ट। हम अपना भी कॉन्ट्रैक्ट करने की बजाय हम ठेकेदार से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठेकेदार जाने आपको क्या करना है, वो हमें अपना मैन पावर सप्लाई करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर सर्वे शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी डिपार्टमेंट को चिट्ठी भेज के उनसे मांगा है और इस पर कैसे किया जाए, आउटसोर्स की जाए सारी नौकरियां, इस पर बात की। पुलिस तक में आउटसोर्स करने की व्यवस्था। तो आप ये समझिए कि आउटसोर्स इस ढंग से हो, और आउटसोर्स का यह सिस्टम बनाने की बात। इसके अलावा तमाम सारी, चाहे पावर सेक्टर हो, कोल सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, स्पेस सेक्टर हो, और तमाम जितने मैन्युफैक्चरिंग और दूसरे सेक्टर्स हो, उन सभी सेक्टर्स की तमाम कंपनियां जो भारत सरकार की कंपनियां थी उन्हें बेचने किया। और फिर जब इस पर सवाल उठता है तो कहते हैं ये तो कांग्रेस ने शुरू किया था, मनमोहन सिंह की थी। यस, मनमोहन सिंह की थी, लेकिन उनकी निजीकरण नहीं थी, उनकी विनिवेश थी, और विनिवेश में निजी कंपनियों को नहीं बेचा जाता। भारत सरकार की ही कंपनी, एक कंपनी दूसरी कंपनी को हायर करती थी, और मतलब एक जेब से पैसा निकाल के दूसरी जेब में डाल करके और उस कंपनी को बचाने की कोशिश की जाती थी। यह विनिवेश थी। तो मनमोहन सिंह सरकार में विनिवेश का मतलब यह होता था, लेकिन मोदी सरकार में विनिवेश का मतलब अदानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों को बेच दे, एयरपोर्ट्स बेच दो, पोर्ट बेच दो, सड़कें बेच दो। सड़कें तो 100% बेच दी। आप देखिए, सड़क का ठेका निकलता है, प्राइवेट कंपनी बनाती है, प्राइवेट कंपनी उसकी वसूली का ठेका लेती है, और प्राइवेट कंपनी उसका बेनिफिट कमाती है, और सरकार को एक मुनाफा का वो दे देती है। जमीन इस देश के लोगों की, हमारी आपकी, पैसा जो उसमें लगा वो हमारा आपका, जो गवर्नमेंट मशीनरी लगी वो हमारी आपकी, और बाकी खत्म। तो इस तरह से करके इसको किया है। इसी तरीके से तमाम चीजों में हो रहा है। अब नगर निगमों के लिए भी यही तैयारी है कि उनमें सारे काम जो है प्राइवेट से ही किए जाएं। तो अब इतने अफसर रखने की जरूरत नहीं, इतने कर्मचारी रखने की जरूरत नहीं, ये सब आउटसोर्स करो। और शुरू हो गया है। आप किसी भी चले जाए, मैं चंडीगढ़ नगर निगम की बात करता हूं, इनके हर डिपार्टमेंट में चाहे बाबू हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कुछ हो, वो आउटसोर्स कंपनी से ही लिए जा रहे। अब परमानेंट नहीं है। जमादार आउटसोर्स किए जा रहे, सफाई कर्मी आउटसोर्स किए जा रहे, स्वास्थ्य कर्मी आउटसोर्स किए जा रहे हैं, डॉक्टर आउटसोर्स किए जा रहे हैं, नर्सेज आउटसोर्स की जा रही। और यह पंजाब की बात करें, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, उसने सभी विभागों में आउटसोर्स करना शुरू कर दिया। फायदा किसको होता है? अदानी अंबानी जैसे लोगों को, उन पूंजीपतियों को या सरकार के करीबी ठेकेदारों। और परीक्षाओं का जो खेल है वो मैं बता ही चुका हूं। नीट परीक्षा का जो पूरी प्रणाली बनाई, वो पूरा उसमें निजी सेक्टर को दे दिया कि यहां कंपनियां जो है टेस्ट कराएंगी, कंपनियां वो करेंगी, कंपनियां सब करेंगी। और जैसा मैंने बताया कि नकल का पूरा काम चल रहा है, सारी धांधली हो रही, आप देख ही रहे हैं नीट पेपर में आपने और दूसरे पेपर्स में। तो मोदी से बड़ा डिजास्टर और कोई नहीं। युवाओं का भविष्य खत्म है, आपका भविष्य खत्म है। भविष्य में आप सोचते हैं कि आप, आपके बच्चे अच्छा पढ़ा करके आप कहीं पे उसे अच्छे से सेट करा लेंगे, तो भूल जाइए। अब उसे किसी ठेकेदार का नौकर बनना है, सरकार का नहीं। जब तक वो तैयार होगा, मोदी ने कहा ना कि मैं तीसरी बार आया हूं तो पूरे दम से तिगुनी ताकत से अब करूंगा, तो अब वो तेज हो गया। और उसके लिए पूरी तैयारी इस बजट में निर्मला सीतारमण पेश करने जा रही, और यह काम स्पीड से शुरू होगा। तो अब तैयार हो जाइए तमाम उन फिर से उसी राज में लौटने में कि आप तमाम निजी उनके नौकर बन के गुलामी की वो काटेंगे, क्योंकि सरकार आपको सुरक्षित जीवन नहीं जीने देगी। वो चाहेगी
कि आप असुरक्षित रहें तो हर समय डर में जिएंगे और वो जो चाहेगी वो करा ले। जय